वेल बेटा, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस और नो? फटाफट बताइए, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, जस्ट मिनट बेटा। ऑल सेट, मैं सभी सेट कर लेता हूं। चलिए, जस्ट मिनट बेटा। चलिए, वेल सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये जीएसटी का सेशन जो है, लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा डेमो सेशन है फॉर May 22 एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर November 22 एग्जामिनेशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मई और 22 एग्जामिनेशन के लिए जीएसटी के जो ये डेमो लेक्चर्स है, ये हमारे 22nd तक चलेंगे। यस, 22nd तक 4 डेमो लेक्चर्स हो गए और बाद में दिसंबर से ये लेक्चर स्टार्ट हो गए। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पीडी मोड में जिन्होंने ये टैक्सेशन सब्जेक्ट बाय किया है, तो ये डेमो लेक्चर्स वो भी देख सकते हैं, लेकिन 20 दिसंबर को उनका पेन ड्राइव क्लास आएगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अक्षत, गुड मॉर्निंग वैभव, सिद्धि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लविष्का, गुड मॉर्निंग देवांश। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कल का डिस्कशन। एक लंबी सांस लो। एक मिनट। ओके बेटा, आपका ऑर्डर आईडी बता दो माधवी, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, चलो यहां पे एक लंबी सांस लो। ओके, एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस छोड़ दो। ज्यादा रोक के मत रखो। और यस बेटा, इस थॉट से शुरुआत करेंगे कि टैक्सेशन सब्जेक्ट में इस बार 80 पार, हमें बिलो 80 सोचना ही नहीं है। पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि कांड कर देंगे
सब तरफ अपनी डिमांड कर देंगे। तो चलिए अब हमारा डिस्कशन को मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, पर डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आपकी जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे तो वो डाउट्स और क्वेश्चंस मैं पहले एंटरटेन कर लूँगा और बाद में हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश बच्चों, हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। तो चलिए आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं पहले वो सॉल्व कर लेता हूँ। सर रिसीव्ड बुक्स यस्टरडे, अमेजिंग बुक्स। सिद्धि थैंक यू बेटा। सर मुझे मेल ही नहीं आया अब तक, मुझे मेल ही नहीं आया। मेल किस बात का बेटा? जो भी है आपके लॉगिन में आएगा, मेल में कुछ नहीं आएगा, जो भी रहेगा लॉगिन में होगा। सर मैंने पीडी ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो पीडी मिल गया, तो क्या मैं भी ये लाइव लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ? ये तो डेमो लेक्चर है, आपने पीडी भी किया होगा तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो डेमो लेक्चर से बेटा आप अटेंड कर सकते हो। और पीडी ऑप्शन में भी हम जिन्होंने भी पीडी लिया है और लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ करें। उसके लिए आई नीड सर सम टाइम। वेरी हाई सर, वेरी गुड। चलिए आगे। सर मैंने पीडी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, आपको लाइव लेक्चर करना है तो बेटा एक मेल लिखिएगा और आपका ऑर्डर आईडी वगैरह सब डिटेल्स दीजिएगा, अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीएमए इंटर के लिए आईडीटी के लेक्चर के बारे में बता दो। चलिए जो स्टूडेंट सीएमए इंटर कर रहे हैं, ये सीए इंटर के लेक्चर्स जो है उनको मिलेंगे, प्लस सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ एडिशनल सिलेबस आपको, क्योंकि आपको 100 मार्क्स के आईडीटी है, तो एडिशनल लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। तो यहाँ पे जब आप हमारी वेबसाइट से लेक्चर बाय करोगे तो www.vsmartacademy.com पे आप सीए कॉलम में मत जाना, सीएमए इसमें जाना और सीएमए में जाकर आप लेक्चर बाय करना। लेक्चर यही मिलेंगे, प्लस आपको पूरा किट मिलेगा, आपको कस्टम्स भी है और जीएसटी की कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी है वो भी मिलेंगे, जहां मेरा एक प्रॉपर इंट्रो दिया होगा और आपको एक व्हाट्सएप भी आएगा और मैसेज भी आएगा, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आपको मिल जाएगा बाद में। चलिए लॉगिन होने के बाद व्हाइट स्क्रीन आ रही है, कभी कभी सर्वर में दिक्कत जा सकती है, तो एक बार और 2-3 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा बेटा, या नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। अगर आपने 16 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट कर लिए तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप वही कंटिन्यू करें, क्योंकि 8 पेजेस की अमेंडमेंट है, उससे ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। ऑनलाइन डाउनलोड और आपको पुरानी बुक्स, तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूं क्या कि जो बुक्स मिली है सिर्फ 8 पेजेस के चेंजेस है, मैं बता दूंगा, वो भी एक एक पैराग्राफ के चेंजेस है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस बार ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। तो आपको जो एग्जिस्टिंग बुक मिली होगी पहले, इसके पहले 16 नवंबर के पहले जो भी बुक मिली होगी तो वो बुक कंटिन्यू कर लीजिएगा, सिर्फ 8 पेजेस के चेंजेस है अगर आप देखोगे, और मैं आपको बता दूंगा। चलिए लॉगिन हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, लॉगिन हो जाएगा बेटा। और जिसका भी लॉगिन नहीं हुआ तो मैं उनको एक 4th लेक्चर में फॉर्म प्रोवाइड करूंगा, गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगा। वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम के लिंक में वो गूगल फॉर्म आपको दूंगा, वो गूगल फॉर्म आप कंप्लीट कीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सभी को डिजिटल बुक सभी को मिलेगी, डिजिटल बुक अगले महीने के 10 तारीख से चालू हो जाएगा, और सभी जिसने भी एडमिशन्स लिए है, प्री रिजल्ट बैच हो या अभी के बैच हो, सबको ये बुक्स मिलेगी बेटा, ठीक है। आ जाएगी बेटा, बुक्स आएगी, 7 to 8 डेज लगते हैं बुक्स आने को। हाँ मैंने आपको पहले ही कहा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखिएगा, जो मैंने सबको दिया था। वो इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं जो है यहाँ पे जो ऑनलाइन डाउनलोड के स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन सभी को अवेलेबल है, इवन लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन पीडी स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है जिन्होंने पेन ड्राइव लिया हुआ है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो सबको अवेलेबल है। सीएमए इंटर के लिए बेटा यहाँ यही बुक्स अप्लीकेबल है, प्लस एडिशनल बुक्स आपको मिलेगी, जो एडिशनल चैप्टर्स है उसकी बुक्स भी आपको मिलेगी, जैसा कस्टम्स एडिशनल है वगैरह आपको मिलेगी। चलिए
एग्जाम प्रोबेबली मई में ही होगा, पर 10-15 दिन से ज़्यादा वो लेट होगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। इसलिए मई 22 का एग्जाम जो मई स्टार्टिंग में होता है वो जनरली मई एंडिंग में होगा बस। हाँ हाँ, मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर का आप सर्च करोगे वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं भूल गया तो वो जो मेरा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आज दोनों इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स फॉर आईडीटी 35 लेक्चर्स हो गए और ये सब आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मिल जाएंगे। आज मैं कल भूल गया, मैं आज डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन कॉलम में। ओके, तो आपको आज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 35 हो गए। लाइव लेक्चर्स के लिए प्रोसेस कुछ नहीं बेटा, आप एडमिशन ले लो, बाकी सब प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या है। 28 नवंबर को मेरा एक लेक्चर आएगा। 28 नवंबर को जो लेक्चर आएगा उसमें मैं वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे, तो ये चैनल पे, जो चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हो उस पर 28 ऑफ नवंबर को लेक्चर आएगा। लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस तरह से करना है मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। चलो, मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर बेटा मैं डाल दूंगा, ओके डोंट वरी, मैं आज ही डाल दूंगा, मैं कल भूल गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अब हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या देखा है। तो आ जाइए इंट्रोडक्शन। चलो, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें हमने यहाँ जो है सबसे पहले कल व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट, प्लीज अब कोई क्वेश्चन या सवाल मत पूछना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अब जो भी है मैं इन बिटवीन जब टाइम दूंगा तभी आपके डाउट्स एंटरटेन करूंगा, अननेसेसरी आप अभी ऐड करोगे ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा, मेरे देखने में भी नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली पेएबल बाय पर्सन कंसर्न होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स डेवलप ही बहुत पहले, बहुत सालों से ये डेवलप हुआ टैक्स है। कोई भी बिजनेसमैन किसी अदर किंगडम में बिजनेस करने जा रहा है तो वो जो बिजनेस का टैक्स लगता है वो अपने प्राइस में रिकवर कर लेता है और कस्टमर को पास ऑन कर देता है। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ही है कि ये पास ऑन होता है, क्योंकि ये बिजनेस टैक्स है जो गुड्स और सर्विस से कनेक्टेड होता है। फिर हमने यहाँ पे कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, सेपरेटली कैसे बताया जाता है, ये डिस्कशन किया। फिर मैंने यहाँ एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको ये एक एग्जांपल लेके समझाया और एक जर्नल एंट्री आपको बताई। जर्नल एंट्री में जब हम सेल्स करते हैं कोई भी, तो यहाँ पे कैश 1,10,000 और प्रॉपर एंट्री होना चाहिए टू सेल्स टैक्स और टू सेल्स टू टैक्स पेबल। टैक्स पेबल की जगह अगर आप जीएसटी में एंट्री कर रहे हो तो जीएसटी पेबल आएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री जो है सेल्स टैक्स में एक्साइज में कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली वो टैक्स पेएबल आपका आएगा, और टैक्स पेएबल टू कैश जो हम पे करेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन सबसे बड़ा जो रेज हुआ था, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, और वो क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि क्या ये डबल टैक्सेशन है। अगर एक लेमैन के अप्रोच से देखा जाए, उनके एंगल से देखा जाए, तो हाँ बेटा ये डबल टैक्सेशन है। क्यों? क्योंकि 1 लाख पे हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट कमा चुकी है उस 1 लाख पे, वो किसी से भी कमाए, सप्लायर से या बर्डन पास ऑन होके रिसिपिएंट से, भाई किसी से भी कमाए, पर गवर्नमेंट कमा चुकी है उसके ऊपर। और उसी 1 लाख से जब कोई 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट बचता है तो वो नेट प्रॉफिट पे भी गवर्नमेंट पैसा ले रही है। ये डबल टैक्सेशन बेसिकली तो लगता है प्राइमा फेसी लेवल पे, लेकिन बेटा ओके अगर आप गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट देखो तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट से ये डबल टैक्सेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट ये 2 टैक्स लगाने का बिल्कुल ही अलग है। ये एक बिजनेस टैक्स है, भाई बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर चीजों के लिए पैसा चाहिए, इसलिए आप कमाओगे, आपको तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, तो गवर्नमेंट आप कमाओगे तो खुद भी लेगी।
एज वेल एज ये जो टैक्स है तिजोरी टैक्स है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट पैसा आपसे इसलिए ले रही है क्योंकि एक इकोनॉमिक सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए किसी के पास एक हद से ज़्यादा पैसा नहीं जमा होना चाहिए। अगर हो जाता है तो वहाँ से निकाल कर पब्लिक में जाना जरूरी है, सो दैट उस कंट्री की इकोनॉमी बैलेंस होगी। तो वो ऑब्जेक्ट से ये तिजोरी टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, ये इनकम टैक्स लगाया गया। और यहाँ पे आज आप स्लैब देखते हो, जैसा जैसा आप कमाओगे ओके वैसा वैसा स्लैब भी बढ़ता है। लेकिन बेटा ध्यान रहे, ये जो इनकम टैक्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इनकम टैक्स है ये उनको ही लगता है जो पैसा कमा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बच्चा हो, बेगर हो या कोई भी हो, ओके सब पे लगता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि पल पल आप जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करने ही पड़ते हैं। ओके आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप हर मूवमेंट पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। नाउ इनकम टैक्स वही जिसके पास पैसा है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जैसे इनकम टैक्स जो है वो ईयरली असेस होता है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स अगले असेसमेंट ईयर में असेस होता है। इसलिए इनकम टैक्स में दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो वो दो टर्म्स है यहाँ पे, ओके। तो बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, ये जो टर्म्स है वो सिर्फ इनकम टैक्स में होगी, पर जीएसटी में ये टर्म्स नहीं आएगी। जैसे आपको याद होगा तो इनकम टैक्स में असेसमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो असेसमेंट ईयरली होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली होगा। लेकिन जीएसटी में जो भी असेसमेंट होता है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड असेसमेंट होता है, यानी आपको अभी के अभी असेस करना है और पास ऑन करना है। इसलिए यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर या असेसमेंट ईयर ये कंसेप्ट को कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज भी नहीं है। आपको असेसमेंट इमीडिएटली ट्रांजैक्शन वाइज करना है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, और हमने क्या डिस्कशन किया मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे। चलिए एक जस्ट मिनट बेटा, कुछ सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम आया। तो हमने एक डिस्कशन किया था कि यहाँ पे हर स्टेज पे जब भी यहाँ सेल होता है तो सेल्स टैक्स लग रहा है। ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, और यस इस पे हमारा डिस्कशन था कि कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन होगा तो वो बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि भाई सर हर स्टेज पे सेल्स टैक्स क्यों लग रहा है। इंडिया में टैक्स लगाने के तीन स्टेजेस है, यानी कोई भी इकोनॉमिकल लॉ आप फॉलो करते हो तो इसके टैक्स लगाने की तीन स्टेजेस है। एक है लेवी, दूसरा है असेसमेंट और तीसरा है कलेक्शन। लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है, उसके बाद में उसको असेस किया जा रहा है और बाद में कलेक्ट किया जाता है। मतलब सबसे पहले किसी भी इकोनॉमिकल लॉ में, फिर वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स लॉ हो, सबसे पहले आप पर लायबिलिटी क्रिएट की जाती है, फिर उसको असेस किया जाता है और फिर बाद में उसका कलेक्शन किया जाता है। यानी लायबिलिटी जो है कुछ इवेंट्स पे, आई रिपीट लायबिलिटी जो है कुछ इवेंट्स पे, और उस इवेंट अगर वो इवेंट आप टच करते हो तो लायबिलिटी आती है। जस्ट मिनट बेटा कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, जस्ट मिनट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बोल दो कि इनकम टैक्स की लेवी जो है बेटा, ये पर्सन पे नहीं है, ये इनकम एक्टिविटी पे है, ये इनकम एक्टिविटी पे है। ये इनकम टैक्स की लेवी जो है बेटा ये इनकम एक्टिविटी पे, ध्यान से सुनिएगा, ये इनकम एक्टिविटी पे है। मतलब क्या, जो पर्सन, ध्यान सुनिएगा, जो पर्सन इस एक्टिविटी को टच करेगा उसके ऊपर लेवी आएगी। मतलब ये होता है कि यहां जो है लायबिलिटी कुछ इवेंट्स पे होती है। जैसे अब मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो बेसिक सवाल क्या, वो बेसिक सवाल यहां पे ये है बेटा कि मुझे ये बताइए कि अगर आप छोटे बच्चे हो, पर्सन ओके, आप छोटे बच्चे हो या ओल्ड एज और कुछ नहीं कमा रहे, तो कोई आपसे इनकम टैक्स मांगेगा? बिल्कुल भी आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं मांगेगा। ओके, एक छोटा बच्चा है ओके, और गवर्नमेंट कह रही है नहीं तो इनकम टैक्स दे, नहीं,
ओके क्यों? क्योंकि उसने एक एक्टिविटी को टच नहीं किया, और वो कौन सी एक्टिविटी? इनकम अर्न। कम ऑन, इनकम अर्न, ये एक्टिविटी को टच नहीं किया। भाई आपकी इनकम सैलरी से होनी चाहिए, आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, या बिजनेस से, या फिर अदर सोर्सेस से, पर उसने ये एक्टिविटी को बिल्कुल भी टच नहीं किया। इज इट क्लियर? इसलिए इनकम एक्टिविटी पे है। ओल्ड एज पर्सन है, कुछ नहीं कमा रहा है, तो अगर ओल्ड एज पर्सन है और वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, तो क्या उसके ऊपर जीएस इनकम टैक्स आएगा? बिल्कुल नहीं। यानी यहां पे मेरा आपसे क्या कहना है कि कुछ इवेंट्स पे टैक्स रखा जाता है, और उस इवेंट को किसी भी पर्सन ने टच किया, पर्सन की डेफिनेशन में वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या कोई भी हो, पर्सन की किसी भी इंडिविजुअल ने यहां पे उसको टच किया। एक मिनट, सॉरी बेटा, तो किसी भी पर्सन ने उसको टच किया तो वो सिचुएशन में जहां तक है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब देखो, इसीलिए अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। मुझे आपने बताना, मिस्टर ए है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? मिस्टर ए है और ये समझ लो इंडिया है, और इंडिया के बाहर से वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया के बाहर से वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अब रॉ मटेरियल समझ लो, और ये रॉ मटेरियल उसने इंपोर्ट किया इंडिया के बाहर से, ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया इंडिया के बाहर से। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर वो इंपोर्ट किया तो मिस्टर ए को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? कम ऑन, मिस्टर ए को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? अगर वो इंपोर्ट करता है तो आपके नॉलेज में बताओ कौन सा टैक्स है इंपोर्ट पे? बोलिए फटाफट। बिल्कुल, कस्टम्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपके नॉलेज से बताना मेरे को, ये जो रॉ मटेरियल उसने फैक्ट्री में लाया, उसके फैक्ट्री में लाया, और फैक्ट्री में लाने के बाद, ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाने के बाद उसने फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया। ओके, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया। अब मुझे ये बताइए, जीएसटी आने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जीएसटी आने के पहले जब अगर वो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये फिनिश गुड्स पे मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए की फैक्ट्री है, मिस्टर ए को फिनिश गुड्स पे जीएसटी आने के पहले कौन सा टैक्स देना पड़ता था? जीएसटी आने के पहले मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स था? आपके नॉलेज में होगा, ये कौन सा टैक्स देना पड़ता था? बोलिए, बताइए, कौन सा टैक्स था बेटा? जीएसटी आने के पहले नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स था? अगर आपके नॉलेज में होगा तो मैन्युफैक्चरिंग पे। करेक्ट, यहां पे रुक्मिणी शर्मा आपने कहा एक्साइज ड्यूटी, करेक्ट। यहां मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी थी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी थी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर मुझे ये बताइए कि अगर यहां पे ये मैन्युफैक्चर गुड्स वो सेल करता है, ये मैन्युफैक्चर गुड्स वो सेल कर रहा है, भाई मैन्युफैक्चर तो कर लिया, सेल करता है, तो मिस्टर ए को ही ये सेल पे और एक टैक्स देना पड़ता था। बताओ ये सेल पे कौन सा टैक्स था? सेल पे कौन सा टैक्स था? यस, कम ऑन, मैं आप सबसे रिस्पॉन्स चाहता हूं। ये सेल्स पे कौन सा टैक्स था बेटा? सेल्स पे था सेल्स टैक्स, ये सेल्स पे था सेल्स टैक्स, या उसे वैट भी कहा जाता था। ओके, सेल्स टैक्स या उसे वैट भी कहा जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, यानी देखो मिस्टर ए, ओके मिस्टर ए बंदा एक ही इंडिया में, पर वो कस्टम ड्यूटी दे रहा है, उसके बाद में वो एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, उसके बाद में वो सेल्स टैक्स और वैट दे रहा है, सेल्स टैक्स और वैट दे रहा है। अब वो ये सेल्स से उसने 1 लाख रुपए कमाया, और 1 लाख रुपए ये सेल्स जो प्राइस थी 1 लाख है, और ये 1 लाख जो उसने सेल किया, इसमें से उसको प्रॉफिट हुआ, इसमें से उसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट 20,000 रुपए हुआ। तो बताओ ये नेट प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है? मिस्टर ए को ही, यानी देखो मिस्टर ए कितने सारे टैक्सेस दे रहा है, मिस्टर ए को इस प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है? जो उसको नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट पे बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? चलो कम ऑन, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट इन्वॉल्व हो जाओ। ये यहां पे प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स होगा?
करेक्ट। ओके, ये प्रॉफिट पे लग जाएगा इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट पे लग जाएगा क्या बेटा, इनकम टैक्स। यहां पे ये लग गया इनकम टैक्स, डन। और अब यहां पे उसने जो कोई गुड सेल किया होगा, ध्यान सुनना, उसने कोई गुड सेल किया होगा, समझ लो ये मशीन है, और मशीन का बाद में वो मिस्टर ए जो है सर्विसिंग भी दे रहा है, यानी यहां मशीन का वो सर्विस भी दे रहा है, यानी आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर सर्विस, ओके, इस टाइप की सर्विस भी दे रहा है। तो बताओ जीएसटी आने के पहले अगर कोई सर्विस प्रोवाइड होती है तो वो सर्विस पे कौन सा टैक्स था, सर्विस पे कौन सा टैक्स था, बोलो फटाफट, मैं आपसे यहां पे यस ये जानकारी चाहूंगा, सर्विस पे कौन सा टैक्स था, बोलो बेटा। साहिल का सवाल है एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, बताओगा। लगान मूवी देखी ना बेटा, तो लगान मूवी में जो यहाँ पे वो कोई भी गन्ना यहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस करता है या जो भी प्रोड्यूस करता है, तो जो भी उत्पादन होता है उसका एक कर देना पड़ता था जिसे एक्साइज कहा जाता था। यस बिल्कुल बेटा, ये जो यहाँ पे, तो यहाँ लगता था सर्विस टैक्स, यहाँ पे लगता था सर्विस टैक्स। ओके, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यानी मिस्टर ए बंदा एक ही है और उसको कितने सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, ये तो मैंने कुछ ही टैक्सेस लिए, ओके, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है जो उसको यहाँ पे देने पड़ते थे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, यानी इंपोर्ट किया, ओके, तो इंडिया में टैक्स, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो, इंडिया में टैक्स इवेंट्स पे है, पर्सन पे नहीं। ऐसा नहीं है कि बर्थ हो गया पे टैक्स, क्यों, क्योंकि टैक्स पर्सन पे ना 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 ना, ऐसा नहीं है, इवेंट्स पे। और ये बंदा जितने इवेंट्स को टच करेगा उतनी बार करंट लगेगा। इसने इंपोर्ट को टच किया, एक इंपोर्ट ड्यूटी लगी, इसने मैन्युफैक्चरिंग को टच किया, उत्पादन कर लगा, उत्पादन मतलब एक्साइज ड्यूटी लगी, इसने फिर सेल किया, फिर से करंट लगा, सेल्स टैक्स लगा, इसने फिर यहां पे सर्विसेज दिया, फिर से करंट लगा, सर्विस टैक्स लगा, और इससे जो प्रॉफिट कमाया फिर से करंट लगा, इनकम टैक्स लगा। यानी क्या आप मेरे साथ एग्री हो दोस्तों कि टैक्स इवेंट्स पे है, पर्सन पे नहीं। हाँ, पर्सन जो जो इवेंट्स को टच करेगा उसको टैक्स लगेगा। यस, आर यू एग्री, यस और नो, तो कहो या कहिए बेटा, कहिए या। मुझे आपसे रिस्पांस चाहिए, मुझे बस ये प्रूव करना है कि इवेंट पे टैक्स है, तो ही मैं आपको जीएसटी का इंपॉर्टेंस बता सकता हूं। चलिए, ओके, तो पर्सन एक और टैक्सेस अनेक, ओके, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस उसको पे करना है। चलो, तो इसका तो अगर किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होगा, और सवाल ये होगा कि सर सेल्स टैक्स एक बार यहां दे दिया तो फिर से यहां क्यों देना पड़ता है, फिर यहां से क्यों देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहां टैक्स जो है वो इवेंट्स पे है। ये मैन्युफैक्चरर ने सेल इवेंट को टच किया, लगा टैक्स, इसने भी सेल इवेंट को टच किया, लगा टैक्स, ओके, इसने भी सेल इवेंट को टच किया, लगा टैक्स, इसने भी आगे इवेंट को टच। इंडिया का जो जो भी बंदा इवेंट्स को टच करेगा उसको टैक्स लगेगा। क्लियर, तो इसलिए अब आपका एक सवाल इस एग्जाम्पल में पेंडिंग रहता है, और वो कौन सा, सर यहां डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। हां, होता था इंडिया में 2004 तक डबल टैक्सेशन इंडिया में थे, बार बार टैक्स कलेक्ट करना, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होना, प्राइजेस, गुड्स की प्राइजेस सब्सटेंशियली बढ़ जाना, इकोनॉमिकल ग्रोथ अफेक्ट होना, ये इंडिया में था। लेकिन इसको जो है फिर इंडियन गवर्नमेंट ने रिमूव किया। कैसे रिमूव किया, थोड़ा रुक जाना, हम आगे इसको डिटेल डिस्कशन में देखेंगे। चलिए, अब कुछ बातें हमने जो पढ़ी है उसको कंक्लूड कर लेते हैं। आप नेक्स्ट डिस्कशन पे आओगे तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसको कंक्लूड करते हैं। आ जाओ यहां पे, एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, चलो फटाफट। हाँ, ये सभी अल्टीमेट कस्टमर से रिकवर होता था। चलिए देखिए, मिस्टर ए, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट, ही हैज डन ओनली सिंगल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। भाई पूरे साल भर में उसने एक ही सेल किया, 20 लाख का। ही हैज इनकर्ड अ फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू रन बिजनेस इन द फाइनेंशियल ईयर। ये 20 लाख का सेल हुआ, पर उसको एक्सपेंसेस भी लगे पूरे साल भर में, सैलरी, वेजेस,
electricity charges, printing and stationery, other expenses and bank charges. Mr. A also liable to pay tax on sale, यानी सेल्स टैक्स उसके ऊपर 10% था. कैलकुलेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ पे बीच में ऐसा डिवाइड करो और लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सेकंड कैलकुलेशन ऑफ पहला कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स. ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालोगे, कोई बताएगा? क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे निकालूं 20 lakhs माइनस दिस एक्सपेंसेस, जो बचेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स? बताइए इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, यानी सेल्स टैक्स. बोलो फटाफट. देखिए तो दोस्तों यहां पे सिंपल है, प्राइस ऑफ द गुड्स या सेल्स वैल्यू जो भी आपकी होगी, ब्रैकेट में सेल्स वैल्यू जो भी आपकी होगी, तो ये आपकी 20 lakhs है, लिखते जाओ मेरे साथ, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, 2 lakhs, खत्म. इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन हो गया खत्म. यानी टोटल प्राइस मेरे साथ लिखते जाओ, और आपकी टोटल प्राइस 22 lakhs. तो इतना सिंपल है कैलकुलेशन इनडायरेक्ट टैक्स का. इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इजी है, और आप आउट ऑफ 40 35 तो मिनिमम जो है वो टारगेट कर ही सकते हो. ठीक है, जस्ट यहाँ कैलकुलेशन हो गया. अब नेक्स्ट बेटा, यहाँ इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डायरेक्ट टैक्स का आप अगर पीजीबीपी जब भी आपका होता है तो वो देखो, यहाँ आपका सेल्स वैल्यू 20 lakhs है, लेस एक्सपेंसेस. ओके, तो आप जो भी एक्सपेंसेस है, मैं डायरेक्ट टोटल लेता हूँ, टोटल करो इसकी कितने एक्सपेंसेस है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा. एक्सपेंसेस एज अबव, तो आपका एक्सपेंसेस जो है, हाँ इनकम टैक्स निकालने के लिए आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाता है. तो कितनी आती है बेटा इसकी टोटल, देखिए यहाँ पे बेटा पेज नंबर आप ये देखिए ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एग्जाम्पल 3. बताइए बेटा कौन से पेज पर है, मुश्किल है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस एज अबव कितने आ रहे एक्सपेंसेस, यहाँ एक्सपेंसेस आ रहे आपके 2 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1 lakh, यानी कितने आ रहे 9 lakhs. तो ये आपके 9 lakhs एक्सपेंसेस हो गए जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा. यानी आपका नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस जाने के बाद ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ, और कितना 11 lakhs. 11 lakhs आपका नेट प्रॉफिट हुआ. अब मुझे आप यहाँ इनकम टैक्स के स्लैब लगाने के बाद क्या इनकम टैक्स कैसे आएगा बताओ, कितना एग्जम्पशन है इनकम टैक्स में, बताइए बेटा फटाफट. कितना एग्जम्पशन है इनकम टैक्स में, बोलिए फटाफट. $2.5 lakhs. तो एग्जम्पशन अप्लाई करके डायरेक्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एग्जम्पशन अप्लाई करके और स्लैब 10% अप्लाई करके डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, सभी स्लैब अप्लाई करके. मैं डायरेक्ट इनकम टैक्स का अमाउंट लिखूंगा, आप जो बताओगे, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ. तो यहाँ पे डायरेक्ट स्लैब वगैरह अप्लाई करके, अगर किसी का इनकम टैक्स नहीं हुआ होगा तो ठीक है, अभी जो मैं कह रहा हूँ लिख लो चुपचाप.
ओके, इसके बाद में मैं आप कसम खाता हूँ इनकम टैक्स का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस, डायरेक्ट अमाउंट बताओ इनकम टैक्स कितना आ रहा है स्लैब अप्लाई करके। अथर्व का कहना है 1,48,200, 1,48,200, 1,42,500, ऐसे कैसे हो रहा है? इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। ओके, मैं आपके ऊपर ये भरोसा रख रहा हूं, 148,200 इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आपने कैलकुलेट कर लेना। मेरा ये कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि दोनों में बस इतना ही डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंपटीशन कैसे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में यह कंपटीशन जो किया जाता है विथ सेस वगैरह सब ले लेना बेटा, हाँ, ये आप देख लेना कि किस तरह से कैलकुलेशन है। तो यहाँ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये अमाउंट आप कंफर्म कर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैलकुलेशन का तरीका ऐसा होता है और डायरेक्ट टैक्सेस में कैलकुलेशन का तरीका ऐसा होता है। चलिए नीचे फटाफट डिफरेंस लिख लेते हैं, दो पार्ट करो। पहले इसमें लिखो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लिखो फटाफट डिफरेंस यहां पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिखो फटाफट। पहला लिखो, इट इज पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, इट इज पेएबल by person concerned, and not transferable to another person, not transferable to another person। तो ये लिखो, इट इज पेएबल बाय वन पर्सन एंड ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन, transferable to another person, comma, the entire burden of tax is on ultimate consumer, entire burden of tax is on ultimate consumer। Second one, it is normally levied on income or wealth, it is normally levied on goods or services, Third, revenue of government from DT and direct taxes, is comparatively less
यहाँ लिखो, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम indirect taxes IDT is comparatively more, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, cost of administration of government is more, और यहाँ पे cost of administration of government is less, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लेस। अब बेटा वहां जगह होगी तो ठीक, नहीं तो स्टूडेंट नोट्स में ऐसे टाइटल देके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का पॉइंट नंबर 5 आप लिख सकते हो। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, और ये रिग्रेसिव इन नेचर, ये मैं समझाऊंगा आपको। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, और लास्ट जस्ट एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल आएगा इनकम टैक्स, तो यहां एग्जाम्पल आएगा जीएसटी, वैट, एक्साइज, सीएसटी। डन, यस और नो? आप जो अपना रजिस्टर, जिसे हम खिचड़ी बुक कह रहे हैं, उसमें लिखते जाओ। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, आगे पढ़ा होगा संभव। मंजू, क्वेश्चनर इज इनफ। ठीक है, ओके। चलिए, ये डिफरेंसेस हमने यहां पे देखे बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। सर इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस, आप हम प्रायोरिटीज आपको मैं बताते रहूंगा, प्रायोरिटी ए, बी और सी। प्रायोरिटी ए में भी ए प्लस प्लस, मतलब आपको किसी भी सूरत में पढ़ना है, बी और बी प्लस प्लस भी लेंगे, और सी प्लस भी लेंगे। तो आप इस डिफरेंस को प्रायोरिटी जस्ट बी में रखो, बी मतलब ठीक ठाक, और बी प्लस प्लस मतलब थोड़ा ध्यान देना है, और ए ध्यान देना ही है, और ए प्लस प्लस मतलब एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, ठीक है। चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का।
ये जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, ये आपके एग्जाम में मिनिमम यहाँ पे 5 मार्क्स तक इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जीएसटी समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी का ये फाउंडेशन है। अगर ये नहीं समझा आपने तो फिर आगे जीएसटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है आपको। चलो, अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, इंडिया में जो है बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है। ये इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे फेडरल स्ट्रक्चर यानी क्या, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, यस खिचड़ी बुक मेरे साथ लिखते जाओ, बस मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस फॉलो करो, ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स जीएसटी में मैं दिलवा दूंगा। लेकिन मैं जो भी लिखता हूँ इतना फास्ट लिखो कि आपको भी समझ में ना आए। और खिचड़ी बुक हमें बाद में रेफर नहीं करना है, वो सिर्फ क्लास वर्क रब बुक है, क्लास वर्क रब बुक है। हमें क्या रेफर करना है क्या नहीं रेफर करना है वो सब नोट्स में कवर हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन एयर में कवर हो जाएगा। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी क्या, जब यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एक बहुत अच्छी बात रखी, और वो क्या, उन्होंने सभी पावर जो है किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं दी, उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, सेंट्रल स्टेट, और स्टेट के ही अंडर में तीसरी पावर यहाँ पे लोकल बॉडी, जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल बॉडी, या यहाँ पे महानगर पालिका। लोकल बॉडी यानी महानगर पालिका होता है, यानी उन्होंने ये पावर डिवाइड कर दिया और सभी के लिए कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रखा। मतलब क्या भाई, सेंट्रल पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, स्टेट अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखेगा, और लोकल बॉडी अपने सिटी को देखेगी, और सबको कुछ न कुछ काम दिया। लेकिन अगर इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो पैसा भी चाहिए, ओके, इनको पैसा भी चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सेंट्रल को पूरे इंडिया की डेवलपमेंट करना है, स्टेट को अपने पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करना है, उसके बाद में यहाँ पे लोकल बॉडी को, सिटी को डेवलप करना है। जो भी सीएमए स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे यस, ये लेक्चर उनके लिए रिलेवेंट है। वापस से आखिरी में सारे सीएमए स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपको बाद में करना क्या है, प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो स्टेट, इंडिया और सिटी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये तीनों गवर्नमेंट जो है, नो डाउट लोकल बॉडी यानी महानगर पालिका जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये स्टेट के अंडर में काम करते हैं, पर है बॉडी सेपरेट, इनके भी अपने इलेक्शन होते हैं, स्टेट के अपने इलेक्शन होते हैं जो एमएलए, और सेंट्रल के अपने इलेक्शन होते हैं। अब सवाल है कि ये तीनों को जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये अपना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये जो पैसा लाएंगे बेटा, ओके, ये टैक्स के फॉर्म से लाएंगे। पैसा टैक्स के फॉर्म से मेजर रेवेन्यू आता है, तो ये मेजर रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म से पैसा आता है, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स कौन लेगा, जैसे यहाँ पे भाई वैट है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, मैं स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपके जानकारी के लिए कहता हूँ, चलो जानकारी के लिए नहीं, देखना चाहता हूँ आपका नॉलेज क्या है। इनकम टैक्स ये किसका रेवेन्यू है, आपके सामने मैं आपके ऑप्शंस रहे ये 3, क्या इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, या महानगर पालिका या पंचायत, जो भी आप नाम रखे, क्या इनका रेवेन्यू है? बताओ इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू है, बोलिए फटाफट, इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे अथर्व, भावेश, वेदांत, इंदर, आपने बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ आंसर दिया है। और ये इनकम टैक्स जो है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया पे खर्च करती है, और कभी कभी फ्लड हो जाए या फिर कोई यहाँ पे अनसर्टन इवेंट्स आ जाए तो स्टेट को भी पैसा देती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है। लेकिन मैं अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स, IDT, इनडायरेक्ट टैक्स तीनों गवर्नमेंट के रेवेन्यू में डिवाइड हुआ है अलग अलग नाम से। तो अब आपके सामने ये आ जाता है, जैसे ये फेडरल स्ट्रक्चर है,
कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है, अब मैं ये डायग्राम पे आऊंगा, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो इस बिजनेसेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पैसा लेती है कि भाई यहाँ बहुत ही क्लियर फंडा है, और फंडा ये है कि तुमको मिला तो गवर्नमेंट कहती है हमको भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस पे है और तीनों गवर्नमेंट ये बिजनेस पे अटैक करती है। यानी सेंट्रल भी इस बिजनेसमैन वाले से पैसा लेती है, स्टेट भी इस बिजनेसमैन वाले से पैसा लेता है, और यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स, इन शॉर्ट महानगर पालिका का जो टैक्स लगता है। पहले एक नाम आपने कभी सुना होगा, ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय आपने सुना है? ऑक्ट्राय या लोकल बॉडी टैक्स, ये सुना है कभी आपने? बताइए, यस और नो, बोलिए फटाफट। ऑक्ट्राय, लोकल बॉडी टैक्स वगैरह, ये कभी सुना है आपने? यस और नो? हाँ, तो ये ऑक्ट्राय का रेवेन्यू जो है महानगर पालिका का होता था, जो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज पे ऑक्ट्राय या लोकल बॉडी टैक्स वो कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं भाई, हमें इंडिपेंडेंस मिला और वो इंडिपेंडेंस 1947 में मिला और जीएसटी 2017 में आया। सबसे पहले तो जीएसटी लाने की इतनी जरूरत क्यों थी? क्यों हमारे जो इंडियन टैक्सेस थे वो क्या सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे? क्या वो इफेक्टिव मैकेनिज्म में नहीं थे? और जीएसटी आने के पहले यहाँ पे क्या क्या टैक्सेस थे और कैसा यहाँ पे सिस्टम था जो इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को बहुत परेशान करता था। और जीएसटी आने के बाद क्या फायदा हुआ? क्यों भाई मोदी जी की इतनी वाह वाह हुई जीएसटी लाया? तो वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं किया गया, लेकिन जीएसटी लाया गया तो क्यों इतनी वाह वाह हुई, उस ये बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, तो अब एक पॉइंट दिमाग में फिट कीजिएगा भाई, ये यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बताने का मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बताने का मेरा ऑब्जेक्ट बस इतना ही है कि एक बिजनेसमैन से तीन गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, सेंट्रल भी लेती है, स्टेट भी लेती है, और हमारी लोकल बॉडी जिसे महानगर पालिका कहते हैं, ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो भी यहाँ पे टैक्स लेती है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आता हूं मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। कम ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। यहाँ पे कोई भी इंडिया में टैक्स लगाना हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंडिया में टैक्स लगाना हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा सुप्रीम लॉ है। वेरी गुड, ओके, ध्यान सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा सुप्रीम लॉ है। ऑल एक्ट्स, ऑल लॉ इमेनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। सर इमेनेट्स मतलब क्या होता है? इमेनेट्स मतलब यहाँ पे कि इंडिया का हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी नहीं देता है तब तक इंडिया में हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब भी कोई लॉ पढ़ो, आपने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया होगा, आपने कंपनी लॉ पढ़ना शुरू किया होगा, या आपने यहाँ पे आज जीएसटी पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जानना बहुत जरूरी है, और हमें यही देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जीएसटी के बारे में क्या कहता है। तो अगर जीएसटी के बारे में जानना है तो उसके पहले, जीएसटी आने के पहले कौन कौन से पुराने लॉज थे वो आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ प्रोविजंस जो टैक्स रिलेटेड, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आर यू रेडी? यस और नो? अरे सब रेडी हो या नहीं हो? एंजॉय कर रहे हो या नींद आ रही है? ये पहला मॉड्यूल है ऐसा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन जाता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर ये मॉड्यूल आपका अच्छे से हो जाए तो आपको जीएसटी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट आएगा आपको इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक फाउंडेशन आपका मैं डेवलप कर रहा हूँ। सो एंजॉय कर रहे होगे तो ई लिखो, नींद आ रही होगी तो एन लिखो। यस और नो? चलिए, तो चलिए, एंजॉय से ज्यादा बेटा नॉलेज बहुत मिलेगा। मैं आपको एक बात की तो गारंटी देता हूँ, मैं 17 इयर्स का मेरे प्रैक्टिस का, मैंने बहुत सी अपील की केसेस लड़ी है, और यहाँ पे मेरे लेक्चर्स में आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। एंजॉयमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन
ऐसा समझ लो मेरे लेक्चर नॉलेज बेस ज़्यादा है। ओके, ह्यूमर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं होगा, ठीक है। नाउ आप ह्यूमर के लिए डायरेक्ट इनकम टैक्स में सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, बाकी सब पढ़ा ही रहे, और नो डाउट आप उसमें एंजॉय कर रहे हो। लेकिन जीएसटी जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आज सीए को भी समझ में नहीं आता है, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंटर लेवल पे आपको मुझे समझाना है। तो बेटा यस, मुझे नॉलेज बेस्ड और बेसिक फंडामेंटल आपके बहुत क्लियर करने हैं, सो दैट जीएसटी जब भी आप ऑफिस में जाओ तो आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहे, और आपका बॉस जब भी आपको पूछे कि तूने जीएसटी का क्लास कहाँ लगाया था, आपको आंसर ये देना है। ओके, चलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेटा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ये हमारा सुप्रीम लॉ है, और ये सुप्रीम लॉ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर देता है, जैसे मैंने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बेटा, मैं अब एक एग्जाम्पल लेते हैं विनय का। लेट्स टेक एक छोटा सा एग्जांपल कि विनय एक बिजनेसमैन है, और 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि यहाँ पे इंडिया में जीएसटी जैसा कोई टैक्स नहीं है। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो हम जीएसटी बनाएंगे। ओके, यानी मैं आपको ऐसा डायरेक्ट पढ़ाऊंगा ही नहीं। जैसे कल मैंने आपको ये सिखाया था कि क्या जरूरत है असेसमेंट ईयर की, आंसर आपने दिया कि जीएसटी में बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा ही लॉ आपसे बनवा कर लूंगा, ये मेरी गारंटी है कि आपसे बनवा के लूंगा पूरा कंप्लीट लॉ, मजा आएगा आपको। तो चलिए सर, एक गाना भी हो जाए मजेदार। बिल्कुल गाना भी होगा। ओके, थोड़ा ब्रेक के बाद हम गाना भी जरूर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे विनय की बात करते हैं। विनय अपना ट्रेडर है, गुड सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अज्यूम करो कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सेल्स पे टैक्स लगाता है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। एक ऑफिसर आया और ऑफिसर ने कहा, मिस्टर विनय, विनय ने कहा यस, आप पैसा कमा रहे हो बिजनेस करके? विनय ने कहा यस, बस थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, बस कुछ मिल जाता है। तो ये जो है ऑफिसर ने कहा, मिस्टर विनय, अगर आपने कमाया तो हमको भी चाहिए, चाहे कुछ भी हमको भी चाहिए ना, हमको भी दो ना। ओके, ये ऑफिसर जो है गवर्नमेंट का ऑफिसर है, मे बी सेंट्रल, स्टेट या जो भी है, तो आपको मिला तो हमको भी चाहिए। तो विनय ने कहा, वेट मिस्टर ऑफिसर, आप मुझसे पैसा मांग रहे हो? ऑफिसर ने कहा हाँ, मुझे हमको चाहिए। तो विनय ने कहा, क्या आप हफ्ता मांग रहे हो? अब देखो, हफ्ता अगर लीगल हो तो टैक्स कहा जाता है और हफ्ता अगर इलीगल हो तो हफ्ता कहा जाता है। ओके, तो यहां पे ऑफिसर ने कहा, भाई आप बिजनेस कर रहे हो, इंडिया का रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, हमें टैक्स चाहिए। विनय सेड, मिस्टर ऑफिसर, डू यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी? हम यहां एक इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको ये राइट्स देता है कि आप मुझसे टैक्स कलेक्ट करो? मैंने कहा नो, आई डोंट नो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे टैक्स कलेक्ट करने का पावर देता है नहीं देता है। मैंने कहा यहां पे, गेट आउट मिस्टर ऑफिसर, गेट आउट फ्रॉम हियर। ऑफिसर, अरे आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मिस्टर विनय ने कहा, गेट आउट, बोला ना गेट आउट यहां से। हम इंडियन पब्लिक है, पब्लिक, हम कानून को बदल देते हैं। मोदी जी को यहां फार्मर लॉज यानी या फार्म से रिलेटेड लॉज वापस लेने पड़े, कृषि से रिलेटेड लॉ वापस लेने पड़े, पब्लिक है, पब्लिक। तो तुम कौन से खेत की मूली हो? ओके, गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें यहां पे पावर नहीं देता है तो आप हमारे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर की बड़ी इंसल्ट हुई, उसने भी कसम खाई कि इतनी इंसल्ट, कसम की कसम से छोड़ूंगा नहीं तुमको दिल से, देख लेना बेटा। ओके, और यहां पे ऑफिसर ने अब ठान ही लिया कि मैं तो अब यहां टैक्स कलेक्ट करके रहूंगा ही रहूंगा विनय से, विनय को नहीं छोड़ूंगा। ओके, ये मैं कसम खाता हूं। अब उसे टैक्स कलेक्ट करना है।
और दोस्तों उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास गया, जहां उसने 3 आर्टिकल्स देखे, आपने पढ़े भी होंगे इसके पहले। ओके, और वो कौन से 3 आर्टिकल्स? पहला आर्टिकल 265, 245 और 246। लैग आ रहा है? अब सही है? अभी लैगिंग हो रहा था, अब सही है? अब सही आ रहा है बेटा? यहां पे अब सही आ रहा है? हेलो 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 हेलो। ओके, यहां पे क्या आपको लेक्चर सही मिल रहे हैं? यस और नो बोलिए फटाफट। यस, क्लियर, वेरी गुड। तो विनय ने जो कहा कि विनय ने कहा कि जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर से मैं कनेक्ट हो जाता हूं, विनय ने कहा कि जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं मिलती है आप हमारे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो ऑफिसर ने ठान लिया कि अब मैं विनय से तो टैक्स कलेक्ट करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ये अथॉरिटी नहीं देता है टैक्स लगाने की, हम इंडियन पब्लिक से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम कहां से ले? तो 3 ऐसे आर्टिकल्स है जो आपको हेल्प करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 265, उसके बाद में आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। ये 3 आर्टिकल्स आपको हेल्प करेंगे फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सबसे पहले तो मैं आता हूं, अगर आप पेज के कंटिन्यूटी में रहोगे, मैं पहले ही कहता हूं बेटा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने स्क्रीन पे पूरी कंप्लीट नोट्स नहीं ली है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जब फाइल हेवी हो जाती है तो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन जो है थोड़ा हैंग हो जाता है उसमें, और ये जो इतने ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में फाइल आती है तो यहाँ पे कभी कभी ये जो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्क्रीन पे लाने के लिए, ओके, या वन नोट हैंग हो जाता है। इसलिए मैंने उस फाइल को ब्रेक कर करके यहाँ पे कंसेप्ट वाइज यहाँ लिया है, इसलिए आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, पूरा पेज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा अगर आप नीचे आते हो, देखिएगा, थोड़ा अगर नीचे आते हो तो आर्टिकल 265, और ये 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 आप मेरे साथ रीड करोगे स्क्रीन पे, चलो फटाफट मेरे साथ रीड कीजिएगा। ये कहता है नो टैक्स shall be levied or collected except under the authority of law। लिखना नहीं है, ओके, लिखना नहीं है, क्योंकि जहां एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, सो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स और ये मेरा फोटो है, हम कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, नोट्स डेफिनेटली बहुत इंटरेक्टिव बनाने की मैंने कोशिश भी की है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिसर जो है, ये ऑफिसर आर्टिकल 265 के पास जाता है और आर्टिकल 265 को कहता है कि सर विनय ने मेरी बहुत इंसल्ट की। जैसा इमेजिन करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 सामने खड़ा है
और ये ऑफिसर कहता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, सर विनय ने मेरी बहुत इंसल्ट की, उसने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, बहुत ह्यूमिलेट किया, सर मुझे अब टैक्स लगाने का पावर दो, मैं विनय के बिजनेस पे टैक्स लगाना चाहता हूं। आर्टिकल 265 कहता है, ओहो ओके, तो तू क्या विनय के बिजनेस पे टैक्स लगाना चाहता है? हाँ सर, मैं विनय के बिजनेस पे टैक्स लगाना चाहता हूं, मैंने भी कसम खाई है। तो आर्टिकल 265 सेज, मिस्टर ऑफिसर, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। हम कह रहे हैं कि कोई भी टैक्स ना लेवी होगा ना कलेक्ट होगा एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मतलब सबसे पहले तो आपको यहां पे लॉ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहां पे लॉ बनाना पड़ेगा, और वो लॉ बनाने के बाद, ध्यान सुनिएगा, वो लॉ बनाने के बाद उस लॉ से ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी, और वो ऑथोरिटी लेने के बाद ही आप पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। कम ऑन, पहले लॉ बनाओ, लॉ से ऑथोरिटी लो, और ऑथोरिटी से टैक्स लगाओ। मैं कोई यहां ब्रेक डांस नहीं कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इसलिए इनकम टैक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही आ जाता है, और फर्स्ट लेक्चर में इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, मैं कम से कम 4 लेक्चर्स तो आपका एक्ट स्टार्ट करने वाला नहीं हूं, ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझाने वाला हो, ओके, तो ही आपको जीएसटी समझ में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, इनकम टैक्स लगाने के लिए स्पेशल इंडिया में लॉ है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में लेवी इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे है, और 5 हेड में यहां पे आप इनकम अर्न करते हो जो आप पढ़ रहे हो, ओके, या आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में। तो जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्स कुछ इवेंट्स पे होता है, पर्सन पे नहीं, और वो इवेंट्स पे टैक्स, कौन से इवेंट पे टैक्स आएगा उस पे उसकी ऑथोरिटी के लिए लॉ बनता है, और उस लॉ के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो यहां आर्टिकल 265 ने कहा कि देख भाई, ओके मिस्टर ऑफिसर, पहले तो तुझे एक्ट बनाना पड़ेगा, और वो एक्ट बनाने के बाद तू टैक्स कलेक्ट कर सकता है, फिर वो टैक्स डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इंडिया में किसी भी टाइप का टैक्स हो, तो तुझे यहां पे लॉ बनाना पड़ेगा दोस्तों। सो नाउ ओके, एक सवाल स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, सर व्हाट इफ यू रीड आर्टिकल 265 केयरफुली। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप आर्टिकल 265 केयरफुली रीड करते हो, देन इट्स सेड फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स ऑथोरिटी ऑफ लॉ इज नीडेड। अब आपको एक बात यहां बता दूं कि नोट्स, मैंने बहुत कोशिश की है इंटरेक्टिव नोट्स बनाने की, नोट्स आपको कंसेप्ट पूरा समझाएगी, और मेरा क्वेश्चनर एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। और मैं आपको कह दूं, क्वेश्चनर में हर एरिया में क्वेश्चन है, इसलिए नोट्स नहीं भी पढ़ा और बाद में क्वेश्चनर्स पढ़े तो मोर देन इनफ। और मैंने आपको बताया डिजिटल स्मार्ट बुक मैं आपको क्वेश्चनर्स की प्रोवाइड करने वाला हूं, जो एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो यस बेटा, बात आप तक पहुंची तो यस लाइक जरूर कीजिएगा और थंब जरूर दीजिएगा। तो चलिए, यहां पे ऑथोरिटी ऑफ लॉ इज नीडेड। फिर आप ये पूछ रहे हो कि सर हु कैन मेड द लॉज इन इंडिया। भाई सवाल आपने पूछा कि लॉ इंडिया में कौन बनाता है, तो मैंने कहा गुड क्वेश्चन, आप इंडिया में लॉ कौन बनाता है? तो अथॉरिटी टू मेक द लॉ इन इंडिया इज गिवन इन आर्टिकल 245, यानी इंडिया में लॉ बनाने की पावर किसी को भी नहीं है। इंडिया में लॉ वही बनाएगा जो हम आर्टिकल 245 में बताएंगे, ओके, आर्टिकल 245 में बताएंगे। तो चलिए, आर्टिकल 245 क्या कहता है? लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ना लिखना है, ओके, ना इसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है, वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आर्टिकल 245 क्या कहता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब देखो, चलो खिचड़ी बुक मेरे साथ, कमान कमान कमान, खिचड़ी बुक मेरे साथ। अब देखो, आर्टिकल 245 लिखते जाओ, वर्डिंग्स पे ग्रिप आएगी। ये लिखने से आपका कंसेप्ट और वर्डिंग्स पे बहुत ज्यादा ग्रिप आएगी, जो सीए इंटर और फाइनल लेवल के लिए बहुत जरूरी है। और वी स्मार्ट का एक यूएसपी है कि वी स्मार्ट में आपको इंटर लेवल पे जो फैकल्टी पढ़ा रही है, वो सभी फैकल्टी पहले फाइनल में फेमस हुई और बाद में आपको इंटर लेवल पे पढ़ा रही है।
आप अगर देखोगे मेरा, जय चावला सर का, यहाँ पे DT विजय सर का, और यहाँ पे दर्शन खरे सर का, ये सब पहले फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी है, और आपको ये नॉलेज फाइनल यानी आपको अभी से प्रिपेयर कर रही है कि आप फाइनल लेवल तक रेडी हो जाए और फाइनल आपके लिए बहुत आसान हो। तो अब आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है इट एम्पावर्स। ओके, किसको एम्पावर? मेरे साथ खिचड़ी बुक फटाफट। ओके, किसको? तो यहां पे इट एम्पावर्स पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट और सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी पार्लियामेंट, और दूसरा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ओके, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉस। और पार्लियामेंट किस पे लॉ बना सकती है? तो अगर खिचड़ी बुक बना रहे हो ना आप, यस और नो, तो पार्लियामेंट जो लॉ बना सकती है फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वोल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब क्या? पार्लियामेंट अभी के लिए समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे सेंट्रल लेवल पे ओके इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगी। नो डाउट इसमें जो सिटी से रिलेटेड लॉ बनता है, जैसे पुणे सिटी का जो लोकल बॉडी का महानगर पालिका का लॉ बनता है, उनके बाय लॉज बनते हैं, ये भी स्टेट ही बनाता है, क्योंकि महानगर पालिका स्टेट के अंडर में काम करती है, उसके इलेक्शन अलग होते हैं लेकिन स्टेट के अंडर में ही काम करती है। तो यहाँ पे लॉ बनाने का पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को दिया गया है। तो ये दो बॉडी को यहाँ पे पावर दी गई है। यहां तक समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नो बताइए। तो चलो यहाँ पे अब मेरा दूसरा सवाल ये है, और सवाल ये है कि ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि लॉ कौन बना सकता है। लॉ यहाँ पे राउंड करो, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ओके, ये दो लोग लॉ बनाते हैं, पर कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा? सवाल मेरा वही रह गया कि कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा। तो आप थोड़ा यहाँ पे आपके नोट्स में पेज नंबर 15 पे अगर आप आते हो, पेज नंबर 15 पे, तो यहां पे 3 लिस्ट उन्होंने दी है पेज नंबर 15 पे। मैं बाद में वो आपकी लिस्ट कवर करूंगा। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 ओके, कौन से सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स लॉ बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स पे? तो उसमें आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 दिया हुआ है दोस्तों, और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी है। ये शायद आपको पता है, मुझे बताओ पता है या नहीं पता है? टोटल 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपको पता है सभी को? मुझे जवाब चाहिए, सभी को पता है या नहीं पता है? मुझे जवाब चाहिए। वेरी गुड। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दी है। पहला लिस्ट दिया है यूनियन लिस्ट। ये ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर बताती है जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ओके, लिस्ट 2 ये ऐसा सब्जेक्ट मैटर बनाती है जिसके ऊपर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। एक सवाल है सर, लॉ पार्लियामेंट बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? थोड़ा रुक जाना यहाँ पे अशोक, इसके बारे में यही डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपका सवाल अच्छा है, लिख के रखो, हम आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट, योर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यहाँ पे, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट यानी क्या? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे टेररिज्म है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है राइटिंग में? चलो ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे टेररिज्म है, वुमेन वेलफेयर है, ओके वुमेन वेलफेयर है, उसके बाद में फॉरेस्ट रिलेटेड लॉ है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल भी लॉ बनाता है, सेंट्रल लेवल पे भी लॉ बनता है, टाड़ा वगैरह, और स्टेट लेवल पे भी लॉ बनता है।
यानी ये सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है और अपने लॉ बनाती है। ओके, सेंट्रल की जेल, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके ऊपर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको सजा देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सजा देगा, और दोनों अपने अपने लॉज अलग से बनाएंगे। वो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। जैसे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड सेंट्रल बोर्ड भी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है, सेंट्रल लॉ भी होता है और स्टेट, तो दोनों मिलकर नहीं बनाते हैं, दोनों अलग अलग बनाते हैं, पर सब्जेक्ट सेम होता है। तो आपको एक बात कह दूं, जो लिस्ट 1 में सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, जो लिस्ट 1 में सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट लॉ नहीं बनाएगा, जो लिस्ट 2 में सब्जेक्ट है उसके ऊपर सेंट्रल लॉ नहीं बनाएगा। दोनों की पावर टोटली अलग है। लेकिन लिस्ट 3 में ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एंट्री नंबर 82, ध्यान से सुनिएगा, एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स लगाने का पावर देती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी सारे इनकम पे यहां पे इनकम टैक्स लगता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, वो पार्लियामेंट टैक्स लगाएगी। ठीक है, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी, ये सेंट्रल का है। नेक्स्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज अगर होगा तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ओके, यहां पे लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना ही है, अभी नहीं है, पर अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना ही है तो वो स्टेट को पावर दिया है। लिस्ट 2 में वो पावर किसको दिया है बेटा? स्टेट को दिया है। यहां पे कि स्टेट गवर्नमेंट एंट्री नंबर 46 लिस्ट 2 में उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, पर अभी स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा रही, इंडिया की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कौन सी? यहां पे बेटा लीकर, ओपियम, इसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास है। देखो ध्यान सुनिएगा, एक्साइज ये होता है उत्पादन कर, यानी ये बहुत ही पुराना टैक्स है। पुराना, आपने कभी स्टोरी में सुना होगा कि भाई कोई फार्मर अगर 100 बैग्स अपने फार्म में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कुछ बैग्स वहां के किंग को देना पड़ता था, जिसे लगान कहा जाता था। आई रिपीट, जिसे लगान कहा जाता था पुराने जमाने में, उसे अभी उत्पादन कर कहते हैं हम। तो ये लगान कुछ प्रोडक्शन पे आपको देना पड़ता था। एक छोटा सा सवाल पवन कुमार से आया और वो है एंट्री नंबर। एंट्री नंबर यानी क्या बेटा? यहाँ पे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो शेड्यूल्स दिए है, शेड्यूल्स में यहाँ पे एंट्रीज दी है। जैसे मैंने मेन एंट्री ली है, लेकिन एंट्री 1 से लेके तो 97 तक इस एंट्री मतलब जस्ट नंबरिंग है, वो ये नंबर्स पे टैक्स बनाने, लॉ बनाने का पावर सेंट्रल के पास है। उसके बाद में ओके कुछ एंट्रीज इधर भी दी है, एंट्री मतलब सिंपल नंबरिंग दिया है। ठीक है, तो ये पावर स्टेट के पास है। तो ख्याल रहे, सारे गुड्स जब भी कभी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए तो सारे गुड्स पे एक्साइज लगाने की पावर सेंट्रल के पास थी, और सारे गुड्स पे एक्साइज लगाने की पावर सेंट्रल के पास थी जीएसटी आने के पहले। लेकिन अल्कोहल यानी लिकर पर अगर इंडिया में लिकर मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर एक्साइज स्टेट लगाता है। इसलिए आज अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में लिकर पे एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, लेकिन गोवा में बहुत कम है। इसलिए गोवा का नाम लिया। बेटा क्या सोच रहे हो नालायको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है। ओके चलो पढ़ाई करते हैं, गंदी सोच। ओके तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे, नहीं, ये मैं आपका पेज अलग होगा, वो जीएसटी आने के बाद की सिचुएशन है। मैं जस्ट ये जो मैं स्क्रीन पे पेज यूज कर रहा हूँ ये आपके नोट्स में नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अपडेट करके पेज नंबर 15 पे बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए मेडिटेशन, अच्छा मेडिटेशन कर रहे हो गोवा का, नाला को दूंगा दो खींच के। तो जहां तक देखा जाए लिकर पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगा सकता है और वो स्टेट का डिसीजन होता है। इसलिए गोवा में एक्साइज ड्यूटी बहुत कम है, बहुत सस्ता लिकर मिलता है। ओपियम मतलब चरस गांजा वगैरह, इंडिया में चरस गांजा प्रोड्यूस होता है लेकिन वो लाइसेंस में ही सेल होता है चरस गांजा। जैसे जहां तक देखा जाए तो मेडिसिन के लिए, नींद की मेडिसिन होती है, बहुत सारे मेडिसिन के लिए चरस गांजा यूज किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, पर वो लाइसेंस में होता है, वो बैन डायरेक्ट सेल कोई, बट जिसके पास लाइसेंस है वो खरीद सकता है। तो इन पे एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास है। दूसरा मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे एंट्री नंबर 54
ओके, एंट्री नंबर 54 वर्ड्स क्या यूज करता है? टैक्स ऑन सेल और परचेस। मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चर होता है तो उसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर सेंट्रल के पास है, उसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर सेंट्रल के पास है। लेकिन अगर कोई गुड सेल होता है या परचेस होता है तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास था। मेरा रिसोर्ट है ना वहां। अच्छा, ये भी आपको किसने बोला है मुझे पता है। ओके, अब आपको ये बोला होगा मेरा रिसोर्ट वहां पे भी है, मेरा रिसोर्ट हिमाचल में भी है, धर्मशाला में भी है, दुबई में भी है, पूरे इंडिया में भी है। अच्छा, मुझे पता है ये किसने बोला आपको। ठीक है बेटा ठीक है। तो जहां तक देखा जाए तो ये इस तरह से रेवेन्यू का डिवाइडेशन किया है, टैक्सेशन का डिवाइडेशन किया है। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे मैं अब मेरे वापस डिस्कशन पे आऊंगा, और डिस्कशन पे बेटा मैं यहां पे जैसा मैंने यहां से स्टार्ट किया था कि तीनों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल, स्टेट और यहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे हम महानगर पालिका कहते हैं। तीनों गवर्नमेंट यहां पे टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये आर्टिकल 246 में बहुत क्लियर है कि सेंट्रल कौन सा टैक्स लेगा एक बिजनेसमैन से, स्टेट कौन सा टैक्स लेगा एक बिजनेसमैन से, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा टैक्स लेगा एक बिजनेसमैन से। ओके, तो यहां हमने देखे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टाइप की गवर्नमेंट है। तो चलो एक बार फिर से कह दूं कि आर्टिकल 265 ये कहता है कि यहां टैक्स लगाना है तो लॉ बनाना जरूरी है। लॉ बनाने की पावर अगर आर्टिकल 246 में देखा जाए तो लॉ बनाने की पावर 245 में, लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 245 में किसको दी है? तो ये जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को दी है। उसके बाद में कम ऑन इधर ध्यान दो, उसके बाद में यहां पे कौन कौन से मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बना सकता है, तो ये आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 में दिया है। अगर शेड्यूल 7 की 3 लिस्ट आपको समझ में नहीं आई होगी तो डोंट वरी, आगे मैं इसको बहुत डिटेल में लेने वाला हूं, और जीएसटी कैसे आया वो भी आपके साथ बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब मुझे ये बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए फटाफट। कोई डाउट यहां तक? या करेक्ट। चलो अब एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, और वो क्या, बिजनेस जब हम करते हैं तो मोस्टली हमारा बिजनेस गुड्स से रिलेटेड होता है, सर्विसेज से रिलेटेड होता है, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जैसे हम रियल एस्टेट करते हैं। रियल एस्टेट कहते हैं। गुड्स ऑब्वियसली मूवेबल होता है। तो इंडिया वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस इन तीनों में ही होता है। आइदर गुड्स होगा, आप देख लो आपके यहां अगर कोई बिजनेस होगा, ओके, आपके यहां कोई बिजनेस होगा तो आइदर वो गुड्स से रिलेटेड होगा, सर्विसेज से रिलेटेड होगा, यानी घर पे पापा यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस में सैलरी है, कई सैलरी मिल रही है मतलब सर्विस है, या प्रोफेशनल सर्विसेज है, या यहाँ पे ब्रोकर एजेंट वगैरह जो है इस टाइप की सर्विसेज है। और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम रियल एस्टेट में हैं, हम ओके यहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं बेचते हैं, बिल्डर है फ्लैट खरीदता है बेचता है, बिल्डिंग बनाता है बेचता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस ये तीनों को छोड़ के होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। नो डाउट हमारा जीएसटी का कंसर्न मोस्टली गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जीएसटी नहीं लगता है। हाँ,
अब हम बाद में देखेंगे कि कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन जीएसटी के स्कोप में आते हैं और कौन से नहीं आते, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन मोस्टली हमारे बिजनेस गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। अब अगर मैं बिजनेसमैन को डिवाइड करूं, ध्यान से देखिएगा, ओके, हम अगर बिजनेसमैन से डिवाइड करें, हाँ सॉरी, तो जो, एक मिनट बेटा, तो जो भी टैक्सेस लगेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे आपके बिजनेस पे, आइदर गुड्स पे लगेंगे, सर्विस पे लगेंगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ये आपको पता ही है। तो जो भी टैक्सेस लगेंगे, ये टैक्सेस गुड्स, सर्विस या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेंगे। अब मैं थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और ये डिस्कशन क्या, मुझे बताओ कितने टाइप के बिजनेसमैन होते हैं। ओके, एक होता है, अगर आपको याद होगा तो ट्रेडर, दूसरा मैन्युफैक्चरर, ओके, तीसरा यहां पे सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोफेशनल्स, वो बिजनेस कर रहे हैं, और एक रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, सेल और परचेस, इतने टाइप के बिजनेसमैन ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में होते हैं। ओके, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या प्रोफेशनल्स, या फिर रियल एस्टेट में जो बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बेटा। अब वो ट्रेडर में रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया। अब ट्रेडर में अगर और डिवाइड करें, जो ट्रेड करता है वो, उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ओके, उसमें फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इस टाइप के यहाँ पे आगे और डिवाइडेशन उसका होते जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ओके, इस 3 बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल आपके सामने। पहला, बताओ गुड्स में डील करने वाले कितने लोग होते हैं, जो गुड्स में डील करते हैं? यस, मैं आंसर आपसे चाहूँगा, जो गुड्स में डील करते हैं ऐसे कितने लोग होते हैं? दो, फटाफट आंसर दो, जो गुड्स में डील करते हैं। बताओ कौन कौन जो गुड्स में डील करता है? गुड्स में डील करने वाले मोस्टली ट्रेडर होते हैं, फिर ट्रेडर में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, मोस्टली ट्रेडर जो गुड्स में डील करते हैं। सेकंड, गुड्स में डील करने वाले मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, जो गुड्स बनाते हैं और सेल करते हैं। मतलब जब भी मैं गुड्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में पिक्चर क्या आना चाहिए? जब भी मैं गुड्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं इंडिया के ट्रेडर्स की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के मैन्युफैक्चरर की। ठीक है, और अगर मैं सर्विस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब मैं सर्विस की बात कर रहा हूं मतलब मैं सर्विस प्रोवाइडर की या प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, और कि उनके बारे में आपको ये इंडियन लॉ कैसा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो जहां तक देखा जाए बिल्कुल सही आंसर बेटा, इन द टिपिकल नॉर्मली बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, समझ लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ये बहुत बेसिक है और ये जानना बहुत जरूरी है। एक मैन्युफैक्चरर है, और ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है और रॉ मटेरियल से पिस्टन बना रहा है। ओके, ये जो बाइक को पिस्टन लगता है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ये पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और फिर वो बजाज को, यहाँ पे बजाज कंपनी है और ये बजाज कंपनी को सेल कर रहा है, यहाँ पे सेल भी हो रहा है। तो यहाँ 2 इवेंट्स हुए हैं, ध्यान सुनना, 2 इवेंट्स हुए हैं। पहला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हुआ है सेल। तो इस मैन्युफैक्चरर को कितने टैक्सेस देने पड़ेंगे जब उसने, कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे जब उसने मैन्युफैक्चरिंग भी किया और सेल भी किया? चलो बताओ, देखना चाहोगा? यस, चलो बताओ। मेगा का कहना है कि इसको 2 टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, चिरायु का कहना है 2 टैक्सेस पे करने। चलो नाम भी बताओ, चलो फटाफट नाम भी बताओ, कौन से 2 टैक्सेस, कौन से 2 टैक्सेस पे करने पड़ेंगे? क्योंकि उसने 2 इवेंट को टच किया, उसको 2 करंट लगने वाले हैं, क्योंकि टैक्स इवेंट्स पे है, ये बहुत बेसिक है, टैक्स इवेंट्स पे, और उसने 2 इवेंट को टच किया तो 2 करंट लगने वाला है।
यस बिल्कुल सही बेटा, मैन्युफैक्चरिंग किया इसलिए उसके ऊपर एक्साइज पे कर, एक्साइज भी आएगा, एक्साइज भी आएगा, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी आएगा, सेल्स टैक्स भी आएगा। अब बताओ हमने जो अभी तक डिस्कशन किया, एक्साइज का पैसा कौन लेगा? राम राम बेटा, राम राम। एक्साइज का पैसा कौन लेगा? और सेल किया इसलिए सेल्स टैक्स भी आएगा। एक्साइज का पैसा कौन लेगा? वेरी गुड, एक्साइज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। हाँ, अल्कोहल होता तो स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन बाकी सभी गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। वेरी गुड शुभम, आपने सही आंसर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। और सेल्स टैक्स का पैसा कौन लेगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था, सेल्स टैक्स कौन से लिस्ट में, लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है? सेल्स टैक्स का पैसा कौन लेगा? ये यार बिल्कुल आप ना सही आंसर दे रहे हो, सही आंसर दे रहे हो, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में सीधा घुस रहा है, ठीक है, सीधा घुस रहा है। तो सेल्स टैक्स का पैसा कौन लेगा? यस, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो आप ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हो या ऑफलाइन देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा हो तो ठोको लाइक ठोको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो वेरी गुड। सेल्स टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगा। मतलब क्या? अब मुझे आप बताइए कि अगर मुझे यहाँ इनवॉइस बनाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, मुझे बजाज ऑटो पे इनवॉइस बनाना है। चलो मैं यहाँ पे इनवॉइस बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनवॉइस बनाता हूँ और मैंने मेरे पिस्टन की प्राइस रखी है, और पिस्टन की प्राइस समझ लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, तो पहला टैक्स इसके ऊपर निकलता है एक्साइज। तो मैं अब यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगाऊंगा। चलिए मैं एक्साइज लगाता हूँ। एक्साइज का रेट हम अज्यूम करते हैं 10%। तो बेटा कितना एक्साइज हुआ? 10,000 रुपए। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये 1 जुलाई 2017 के पहले, जीएसटी आने के पहले एक्साइज लगता था। ओके, फिर जीएसटी कैसे आया, क्या आया, हम जरूर देखेंगे। इसके ऊपर एक्साइज लगा और 10,000 रुपए एक्साइज लगा। चलो यहां तक समझ में आया, जो पहला टैक्स मैंने एक्साइज लगाया। अब मुझे बताओ बिल, इनवॉइस में मुझे एक्साइज लगाकर तो देना पड़ेगा। अब वैल्यू हुई 1,10,000, 1,10,000। अब मुझे इनवॉइस में सेल्स टैक्स भी लगाना है, इनवॉइस में सेल्स टैक्स भी लगाना है। अज्यूम करते हैं इस गुड्स का रेट 10% है, तो सेल्स टैक्स जो है यहाँ पे, अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स कितने पे लगाओ? 1 लाख पे लगाओ या 1,10,000 पे लगाओ? बताओ सेल्स टैक्स कितने पे लगाओ? 1 लाख पे लगाओ या 1,10,000 पे लगाओ? ओके, आपके सामने रहे ये 2 ऑप्शन, 1 लाख या 1,10,000, बोलिए। 10% किसका? 1 लाख या 1,10,000? तो बेटा यस, 2017 के पहले देखो एक नया प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है। जीएसटी आने के बहुत फायदे हुए, बहुत फायदे हुए, लेकिन कुछ फायदे समझाने के लिए पहले नुकसान समझाना जरूरी है, पहले नुकसान समझाना जरूरी है। और ये नुकसान आपके इतने दिमाग में फिट होना चाहिए कि जीएसटी का पूरा पिक्चर आपके सामने आना चाहिए। तो बेटा पहले जो सेल्स टैक्स लगता था 2017 के पहले, ये सेल्स टैक्स 1,10,000 पे लगता था, यानी 11,000 रुपए सेल्स टैक्स लगता था, यानी ये टोटल हुई 1,21,000 रुपए, 1,21,000 ये हुआ। मतलब आपको कुछ बात समझ में आई आपको? यानी एक्साइज सेंट्रल, एक्साइज ये रेवेन्यू सेंट्रल का था, और सेल्स टैक्स ये रेवेन्यू स्टेट का था। और ओके, यानी जब कोई इनवॉइस बनता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लेती थी। ओके, तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि यहाँ टोटल 1,21,000, बताओ कौन सी बात आपको समझ में आई? एक तो हमने कल वाला एग्जाम्पल देखा, कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा, और यहाँ क्या समझ में आया आपको? यहाँ कोई बता सकता है क्या समझ में आया आपको? बोलिए क्या समझ में आया आपको? फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट। यहां कैस्केडिंग इफेक्ट कैसा हो रहा है? हमने कल वाले एग्जाम्पल में देखा था कि सेल्स टैक्स का ही कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, और यहां तो स्टेट गवर्नमेंट जब टैक्स लगा रही है तो उसमें एक्साइज ले रही है, मतलब फिर से टैक्स और टैक्स। कितने नुकसान हो रहे थे? जीएसटी समझना है ना आपको, तो कितने नुकसान हो रहे हो पहले वो समझ लो। ओके, प्रॉब्लम समझ लो। तो सेंट्रल का स्टेट में फिर से टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है, और अभी तो मैंने जो ऑक्ट्राई लोकल बॉडी टैक्स लगता था वो तो लिया ही नहीं। अब देखो ये पिस्टन्स भाई बजाज ने खरीद लिया, और बजाज ने फिर ये पिस्टन्स खरीद कर, क्योंकि बजाज का ये रॉ मटेरियल है, तो पहले ऐसा होता था कि किसी का फिनिश गुड्स किसी और के लिए रॉ मटेरियल होता था, तो बजाज के लिए ये तो रॉ मटेरियल है। अब बजाज ये पिस्टन जब खरीद रहा है, ध्यान से सुनना,
ओके, पिस्टन्स खरीद रहा है, इससे बाइक बना रहा है। ओके, तो बाइक के लिए तो बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, उसमें से पिस्टन से एक इनपुट ले रहा हूं। ओके, अब बाइक बना रहा है, तो बजाज ये ट्रेडर हुआ या मैन्युफैक्चरर हुआ? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताओ, बजाज ये ट्रेडर हुआ या मैन्युफैक्चरर हुआ? बजाज ये ट्रेडर हुआ या मैन्युफैक्चरर हुआ? पहला मैन्युफैक्चरर हुआ, फिर दूसरा, बजाज ये ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है? बोलो फटाफट। वेरी गुड, बजाज ये मैन्युफैक्चरर हुआ। अब बजाज ये मैन्युफैक्चरर हुआ, तो अब जब अब बाइक बन चुकी है, फिनिश गुड्स बन चुका है, अब ये फिनिश गुड जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। तो ये बताओ, जब बजाज आगे सेल करेगा, बजाज ये 2 लाख की बाइक सेल कर रहा है, बजाज ने प्राइस रखी 2 लाख, तो ये आप अब मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि ये 2 लाख पे टैक्सेशन कैसा आएगा? ओके, क्योंकि अब इतना तो बेसिक आपको पता है कि इसका जो सेल प्राइस होगा, इसका परचेस होगा, बजाज का परचेस हुआ पिस्टन, ये जो उसको इनवॉइस में लग के आया, बर्डन पास ऑन। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरर ने बजाज को बर्डन पास ऑन कर दिया, किसका? एक्साइज का और सेल्स टैक्स का, वो उसके परचेस में आ गया। अब बजाज आगे और सेल कर रहा है, तो बजाज पे कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? क्योंकि बजाज ने मैन्युफैक्चर भी किया और सेल भी किया, मैन्युफैक्चर भी किया और सेल भी किया, तो बजाज पे कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? बोलो फटाफट, जो मेरे साथ इन्वॉल्व है और जो खिचड़ी बुक में सब कुछ लिख रहा है ना बेटा, और ऐसा लिख रहा है कि खुद को ना समझे, मैं लिख कर देता हूं कि उसको जीएसटी में 35 मार्क्स मिलेगी, जो मेरे साथ खिचड़ी बुक बनाएगा और बाद में क्वेश्चन एज जो है, क्वेश्चन एज को अच्छे से रीड करेगा जैसा मैं बताऊंगा। देखो, उसको 35 मार्क्स पक्के है। तो बजाज को भी यहां पे जो है दोनों टैक्स लगने हैं, एक्साइज और सेल्स टैक्स। तो यहां पे यस, इसके ऊपर एक्साइज लगेगी, डबल टैक्सेशन तो रहेगा ही, कैस्केडिंग इफेक्ट रहेगा ही, लेकिन एक्साइज लगेगी। अज्यूम करते हैं 10%, तो बजाज 10% का एक्साइज दे रहा है 20,000, यानी ये हुआ 2,20,000 रुपए, और ये 2,20,000, और उसने सेल भी किया, इसलिए सेल्स टैक्स भी लगता था, सेल्स टैक्स एट द रेट 10%। ओके, यानी यहाँ पे फिर से 22,000 रुपीज उसके ऊपर टैक्स लग के डिस्ट्रीब्यूटर को चले गया गुड्स। ओके, तो यहाँ प्राइस हुई 2,42,000, यहाँ प्राइस हुई 2,42,000, और आगे गुड्स किसको चले गया? तो आगे गुड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को चले गया। ठीक है, डन। अब जो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर है, अब तो गुड्स बन गया, अब कोई आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स होलसेलर के पास आ रहा है। ओके, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स होलसेलर के पास आ रहा है, होलसेलर से रिटेलर के पास आ रहा है, और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर को जा रहा है, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर को जा रहा है। अब रिटेलर इसकी प्राइस जो है वो प्राइस रख रहा है 3 लाख रुपए, प्राइस 3 लाख रुपए यहां पे रिटेलर रख रहा है। अब मुझे बताओ, रिटेलर जब आगे सेल कर रहा है, प्राइस 3 लाख रुपए लग रहा है। यस बेटा, मैं कर देता हूं, आज मैं कर देता हूं, यस भक्ति, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि रिटेलर जब 3 लाख रुपए यहां पे प्राइस रख रहा है, तो ये जो है 3 लाख रुपए पे कौन सा टैक्स लगाएगा? ये जो ओनली सेल कर रहा है, इसने मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं किया, होलसेलर भी आगे सेल कर रहा है ओनली। ओके, ये सेल कर रहा है और रिटेलर भी आगे सेल कर रहा है, तो ये कौन सा टैक्स लगाएगा आगे? बताइए सभी लोग। सेल्स टैक्स ही लगाएगा। वेरी गुड। अब एक्साइज नहीं लगेगी, अब इसके ऊपर जो है बेटा सेल्स टैक्स ही लगेगा, इसके ऊपर सेल्स टैक्स ही लगेगा एट द रेट 10%, और वो 30,000 रुपए सेल्स टैक्स लगाएगा इसके ऊपर। अब एक्साइज नहीं लगेगा, क्योंकि अब गुड्स, फिनिश गुड्स आ गया, मार्केट में आ गया, अब सेल्स टैक्स ही लगेगा। अब एक ही इवेंट को टच किया जा रहा है, कौन से इवेंट को टच किया जा रहा है? सेल्स को, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स ही लगेगा। अगर आगे आप देखते हो, अब होलसेलर इसी गुड्स को आगे 4 लाख में सेल करता है, होलसेलर की प्राइस 4 लाख रुपीज है, तो अगर ये 4 लाख रुपीज में सेल कर रहा है, तो इस पर भी सेल्स टैक्स ही लगेगा, क्योंकि एक ही इवेंट है एट द रेट 10%। ओके, तो 40,000 यहाँ पे सेल्स टैक्स लग रहा है। आई होप आप मेरे साथ खिचड़ी बुक में लिख रहे होगे। तो 40,000 यहाँ सेल्स टैक्स लग रहा है, और समझ लो ये बाइक रिटेलर कस्टमर को 5 लाख रुपए में देता है, तो प्राइस यहाँ पे 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज जो है यहाँ पे, इसके ऊपर भी ओनली सेल्स टैक्स लगेगा, और सेल्स टैक्स यहाँ पे 10%, यानी कितना बेटा? 50,000 रुपीज यहाँ पे लगेगा। यानी
इंडिया में बिजनेस कैसा चलता था, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में बिजनेस कैसा चलता था और टैक्स इंपैक्ट कैसे होते थे, जस्ट इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि पहले इंडिया में बिजनेस कैसे चलते थे और उसके टैक्स इंपैक्ट कैसे होते थे। कौन समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा, नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। मतलब जब तक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में है, जब तक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में है, तब तक जो है उसके ऊपर एक्साइज भी लग रहा है और सेल्स टैक्स भी लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले रही है। और एक टैक्स लगता था जो मैंने अभी पिक्चर में नहीं लिया, वो लगता था ऑक्ट्रा या लोकल बॉडी टैक्स। ओके, ऑक्ट्रा या लोकल बॉडी टैक्स, इज इट क्लियर? और जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग के चेन के बाहर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग के चेन के बाहर आ गया, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा है? उसके ऊपर सिर्फ सेल्स टैक्स लग रहा है और सेल्स टैक्स लग लग के वो आगे बढ़ रहा है। नो डाउट डबल टैक्सेशन तो थे ही, कैस्केडिंग इफेक्ट थे ही, ये पर ये पूरी चेन को समझ लो। आई होप आप पूरी चेन को क्लियरली समझ में आया होगा आपको। हाँ, कस्टमर तक बाइक पहुंचने तक बहुत सारे टैक्सेस लग जाते थे, बहुत सारे टैक्सेस कस्टमर तक लग जाते थे। इसलिए तो मैं आगे जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताने वाला हूं। डन? यहां तक सबको समझ में आया? यानी मैन्युफैक्चरिंग पे जो 1 लाख का गुड्स बना, वो अगर इतना ऐड करते 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 पहुंचा तो वो जाता था इतने सारे टैक्स, है ना? ये तो ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, लेकिन वो जाता था 2 लाख 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास कस्टमर तक। ठीक है, चलिए अब एक और कंक्लूजन यहां से लेना चाहता हूं, और वो क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान सुनना मेरा ये स्टेटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे, पूरी स्क्रीन देखना है, पूरी स्क्रीन देख लो। चलिए, तो बेटा यहां पे मैं आपको बता दूं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड्स पे तब तक ही रेवेन्यू मिलता था एक्साइज फॉर्म में जब तक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में है। यानी एक से दूसरा मैन्युफैक्चर, दूसरे से तीसरा मैन्युफैक्चर, तीसरे से चौथा मैन्युफैक्चर, जब तक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज फॉर्म में गुड्स रेवेन्यू मिलता था। लेकिन एक बार अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग चेन से बाहर हो जाए, आई रिपीट, मैन्युफैक्चरिंग चेन से बाहर हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग चेन से बाहर आ गया, तो अब यहां पे जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती थी, क्योंकि एक्साइज था ही नहीं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं ले सकती थी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तो पहले से रेवेन्यू ले, देखो यहां पे भी सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के तो दोनों, सॉरी, 5 उंगलियां, या मैं कहूंगा 10 उंगलियां घी में थी। यानी स्टेट गवर्नमेंट को तो सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में भी मिलता था और ट्रेडिंग चेन में भी मिलता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चेन में मिलता था। यहां तक समझा? यहां तक समझा? जो भी मेरे से कनेक्टेड है फटाफट बोलो यस और नो। यहां तक समझा या नहीं समझा? ठीक है, चलो, तो बेटा जहां तक है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर भी होते हैं और प्योरली कुछ ट्रेडर होते हैं जो परचेस और सेल करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं लूंगा ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो, और यहां तक अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोको, पूरा समझ में आया होगा तो लाइक ठोको। ठीक है, चलो अब आगे का डिस्कशन ब्रेक के बाद।